नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी जैन। आज के इस वीडियो में हम भाषा और व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा हमारी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की आधारशिला है। सच ही कहा गया है कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। वास्तव में सही है कि भाषा ही इस संसार का नादमय चित्र है। हम कल्पना करते हैं उस समय की जब मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में असमर्थ था। वह केवल संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाने का प्रयास करता था। उस समय वह कितना विवश महसूस करता होगा। कालांतर में उसने अपने विचार प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों का सहारा लेना प्रारंभ किया। यही ध्वनि संकेत भाषा बन गए। यह भाषा का केवल मौखिक रूप था। धीरे धीरे मनुष्य को कुछ बातें भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस हुई और फिर भाषा का लिखित रूप प्रचलित हुआ। अब लोग अपने भावों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाने में समर्थ हो गए और दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इस परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। भाषा की रचना ध्वनियों के संयोग से बनी होती है। भाषा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना है। विचारों का आदान प्रदान समाज में किया जाता है, अतः यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। विचारों को संचित करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से हम मन के विचारों और भावों का बोलकर या सुनकर आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आकाशवाणी का जो कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित होता है, उस पर लोग बोलकर और विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, जिसे कि हम सब बहुत उत्सुकता एवं रुचि से सुनते हैं। भाषा के इस रूप को भी मौखिक कहा जाता है। कहानी सुनाना, समाचार सुनाना, वार्तालाप करना, कविता अथवा गाना सुनाना, ये सब मौखिक और कथित भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। इसका ग्रहण हम आंखों द्वारा देखकर या पढ़कर करते हैं। पत्र, तार, साहित्य रचना, टेलीग्राम, समाचार पत्र आदि के द्वारा समाचार प्रेषण लिखित भाषा के विभिन्न रूप हैं। भाषा का लिखित रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं और दीर्घकाल तक हम लिखित रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। इन दोनों रूपों के अतिरिक्त कभी कभी हम संकेतों के द्वारा भी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु संकेतों का यह रूप अधिक प्रचलित नहीं हो सका क्योंकि इसका प्रयोग केवल हम विशेष परिस्थितियों में ही करते हैं। बोली, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जब जब हम भाषा के विषय में बात करते हैं तो लोगों के मन में भाषा और बोली के मध्य एक भ्रम सा बना रहता है। लोग भाषा को बोली और बोली को भाषा कहने लग जाते हैं। वास्तव में किसी छोटे क्षेत्र में सामान्य व्यवहार में आने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप ही बोली है। बोली का ना तो कोई लिखित रूप ही उपलब्ध होता है और ना ही इसका कोई साहित्य। अतः सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाला भाषा का रूप ही बोली कहलाता है। कई बार हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जब कुछ साहित्यकारों ने बोली में साहित्य रचना करके उसे भाषा का रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया। इनमें से कुछ बोलियों में तो निरंतर साहित्य रचना होती रही और उन्हें भाषा का रूप भी प्राप्त हुआ। खड़ी बोली को हिंदी का वर्तमान रूप प्राप्त होने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि को जाता है। महाकवि तुलसीदास जी ने भी अवधी बोली में साहित्य रचना करके तथा महाकवि सूरदास ने ब्रज बोली में साहित्य रचना करके उन्हें भाषा का रूप प्रदान तो किया, परंतु इन भाषाओं में साहित्य रचना बहुत कम ही हुई है। अतः इनको बोलियों का स्वरूप ही कहा जाने लगा। उपभाषा। बोली की अपेक्षा उपभाषा कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग की जाती है और उसमें साहित्य रचना भी हमें उपलब्ध हो जाती है। एक उपभाषा क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां होती हैं। उदाहरण के लिए बिहारी हिंदी हिंदी की उपभाषा है, तो मगही, मैथिली तथा भोजपुरी इसकी बोलियां हैं। और भी पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपभाषा है, तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू आदि इसकी बोलियां। इस प्रकार भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं और उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां। इस प्रकार बोली की अपेक्षा उपभाषा कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है तथा उसमें साहित्य रचना भी उपलब्ध होती है। एक उपभाषा क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां होती हैं। भाषा के प्रकारों के अंतर्गत हमने लिखित भाषा के रूप में जानकारी प्राप्त की, लेकिन भाषा को लिखित रूप देने के लिए चिन्हों की आवश्यकता हुई। जिन चिन्हों का हम भाषा के लिखित रूप देने का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अब हम व्याकरण के विषय पर आते हैं। जिस प्रकार वाहन चलाते समय हमें सड़क के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार हमें भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है। और यदि हम सड़क पर वाहन चलाते समय नियमों का पालन नहीं करते तो दुर्घटना होने का डर बना रहता है। ठीक इसी प्रकार हम भाषा का प्रयोग करते समय भाषा के नियमों का हम पालन नहीं करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण ही कराता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग के ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। हमें शुद्ध बोलना और लिखना आ जाए और भाषा के प्रयोग में हमें गलती ना हो, तो इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। धन्यवाद साथियों।